गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में चैप्टर फर्स्ट जो है हिस्ट्री का, उसमें अपन फ्रांस रिवॉल्यूशन के बारे में स्टडी कर रहे थे। ओके, जिसमें अपन ने देखा था कि फ्रांस में कौन कौन सा रिवॉल्यूशन चले थे, उस रिवॉल्यूशन के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, कौन से ऐसे ग्रुप था या कंट्री के पीपल्स थे जिसमें इसमें एक्टिवली यहाँ के रिवॉल्यूशन में एक्टिवली पार्ट लिया था, और साथ ही साथ उनके एक्टिव पार्ट से क्या चेंजेस आए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या हुआ था, या फिर कंट्री के रूल्स कौन कौन से न्यू फॉर्म होते, ये सब प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हैं। ओके, सो नाउ अब ये जो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे वो है डेट फ्रांस अबॉलिश द मोनार्ची एंड बिकम अ रिपब्लिक। मतलब फ्रांस ने मोनार्ची जो चलती थी, राजा महाराजा का जो राज्य चलता था, उसको अबॉलिश, उसको खत्म कैसे किया और कंट्री रिपब्लिक बनी। ओके, जो फ्रांस है डेट बिकम कॉल्ड अ रिपब्लिक कंट्री। ओके, जिसमें बताया है कि जो सिचुएशन थी फ्रांस की, ओके, वो कई साल तक वहां पे काफी सारे ऐसे टेंशन्स आए थे, काफी सारा प्रेशर्स और कई सारे ऐसे चेंजेस हुए थे जो कि वहां के जो राजा थे लुई 16 उनके ड्यूरेशन में ये हुआ था। ओके, और उसी टाइम जो नया कॉन्स्टिट्यूशन एक साइन हुआ था, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उन्होंने न्यू रूल्स बनाए थे और फ्रांस कंट्री को एक रिपब्लिक कंट्री बनाने लगे थे, जिसके कारण आसपास के जो राज्य थे वो काफी सारे घबरा गए थे, क्योंकि क्या था उस ड्यूरेशन में, जो ड्यूरेशन था 1789। ओके, उसके आसपास का जो टाइम था वहां पे जितनी भी कंट्रीज थी यूरोप की, उन सभी कंट्रीज में मोनार्ची गवर्नमेंट चलती थी, मतलब राजाओं का राज्य चलता था। ओके, तो जब वहां पे ये सभी जगह न्यूज फैली कि जो लुई 16 है उन्होंने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू कर दिया, तो ये खबर होने के बाद आसपास के जो राज्य थे वो सभी राज्य एक टाइप से घबरा गए, क्योंकि वहां पे अगर रिवॉल्यूशन चला है तो बाकी कंट्री के पीपल भी न्यू कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करेंगे। ओके, तो उन्होंने जो लुई 16 है उन्होंने जो पर्शिया था वहां के राजा के साथ एक पैक्ट साइन किया था, क्योंकि वहां के पीपल्स उनको सपोर्ट करे। तो अब इसके लिए सबसे मेन जो उनको सपोर्ट मिल रहा था लुई 16 को, वो पर्शिया के राजा से और ऑस्ट्रिया के राजा उनको काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे। और उनके सपोर्ट करने का मोटिव ये था दैट अगर फ्रांस में ये रिवॉल्यूशन कंट्रोल में आ जाता तो कहीं ना कहीं उनका जो राज्य है वो भी बचा रहेगा, क्योंकि पीपल वहां पे भी डिमांड नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये काफी ज्यादा चला था। इसी के लिए उन्होंने अपने जो ट्रॉप्स भी भेजे थे, जो अपन स्टार्टिंग में पढ़ा था इंट्रोडक्शन में। ओके, तो ये सब जो हो रहा था ये था 1789 के टाइम पे। ओके, ये सब जो ट्रॉप्स भेजे थे समर के टाइम पे, ये 1789 की बात है। ओके, तो जिसके लिए वहां की असेंबली ने उसका अपोज भी किया था और 1792 तक उन्होंने वोट किया था। मतलब ज्यादातर असेंबली के मेंबर्स फेवर में थे डेट जो पर्शिया और ऑस्ट्रिया उनके अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दी थी। क्यों? क्योंकि वो उनके जो नेशनल असेंबली के मेन ऑब्जेक्टिव थे डेट इक्वलिटी लाना, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करना, पीपल्स के वहां के जो सिटीजन्स हैं उनके वेलफेयर के लिए, या फिर उनसे बिना सजेशन के या फिर उनकी भी सहमति के बिना कोई रूल नहीं बना सकते। तो इस टाइप के जो न्यू रूल्स आ रहे थे, तो रिपब्लिक बनाना चाह रहे थे फ्रांस को, उसके अगेंस्ट थे ये दोनों कंट्री, इसीलिए उनके अगेंस्ट उन्होंने एक वॉर डिक्लेयर कर दी थी। ओके, जिसमें काफी सारे पीपल्स ने पार्टिसिपेट भी किया था, और पीपल में पार्टिसिपेट करने के साथ साथ वहां के जो पीपल्स थे उन्होंने एक न्यू सॉन्ग बनाया था, एक न्यू सॉन्ग गाते थे। ओके, और वही सॉन्ग बाद में जाके वहां का नेशनल एंथम बन गया था। ओके, और नेशनल एंथम बन गया था कि और कई सारे पीपल्स उससे इंस्पायर भी होते थे सॉन्ग के, और वो बाद में इसके आगे जाके बताया कि डेट इस रिवॉल्यूशन के कारण वहां के जो पीपल्स थे उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती थी, स्पेशली इकोनॉमिक डिफिकल्टीज, क्योंकि वहां के जितने भी मेंस थे क्योंकि ज्यादातर मैन वॉर के लिए चले गए थे, फाइट करने के लिए चले गए थे। तो अब घर जो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो कहीं ना कहीं पूरी वुमेन्स के हाथ में ऊपर आ गई थी। ओके, मतलब उन्हें अपने हाउस के वर्क को भी देखना, फैमिली की डिमांड्स को भी फुलफिल करना, दे हैव टू लुक आफ्टर देयर चाइल्ड्स ऑल्सो, और इसके साथ साथ उन्हें अर्निंग्स वगैरह भी करने का पूरा प्रेशर वुमेन्स के ऊपर आ गया था। ओके, क्योंकि और काफी सारे लार्ज पॉपुलेशन ने इस रिवॉल्यूशन में पार्ट लिया था, और ये फाइट कई टाइम तक चली थी, और कुछ टाइम बाद 1791 तक एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन
फॉर्म होने लगा था। लेकिन ये न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हो तो गया था, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थे, कुछ ड्रॉबैक्स थे, जैसे कि सिर्फ जो रिचर सेक्शन है, जैसे अपन ने पहले देखा था कि जो थर्ड स्टेट के जो रिचर सेक्शन है, मर्चेंट्स, बिजनेसमैन से, वही थे जो इसमें पार्ट ले सकते थे न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करने में, नए रूल्स बनाने में, जिसमें अपन ने एक्टिव और पैसिव सिटीजन के बारे में पढ़ा था। ओके, तो ये जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था फ्रांस में, वो उससे जो रिचर सेक्शन है वो तो बेनिफिट हो रहे थे, लेकिन जो पुअर सेक्शन था उन्हें अभी भी कहीं ना कहीं निग्लेक्ट किया जा रहा था। ओके, तो जिसके लिए कई सारे लोगों ने इसका आवाज उठाई थी। स्पेशली एक वहां पे ग्रुप बना था, एक नया क्लब बना था, उस क्लब का नेम था जैकोबिन्स। ओके, जो जैकोबिन जो न्यू क्लब बना था, वो क्लब था कि जो पुअर पीपल्स के राइट्स के लिए भी लड़ते थे, मतलब जो पैसिव सिटीजन्स के बारे में पढ़ा था कि उनको वोट भी नहीं देने मिलता था, क्यों? क्योंकि वो टैक्स पे नहीं कर पाते थे और काफी ज्यादा पुअर थे। ओके, तो जो पुअर्स के साथ ये जो उनके राइट्स नहीं दिए जा रहे थे, उनको प्रॉपर इक्वालिटी नहीं मिल रही थी, तो उसके अगेंस्ट ये जैकोबन ग्रुप या ये क्लब उसके लिए बोलता था। और ये जैकोबन क्लब का नेम कैसा है? पेरिस में एक सेंट जैकोब थे, उन्हीं के नाम से इसका नेम पड़ा था। ओके, और इसमें पुअर सेक्शन के साथ साथ जो वुमेन्स थे, उन्होंने भी काफी एक्टिवली पार्ट लिया, उन्होंने भी कई क्लब्स बनाए और इस क्लब के थ्रू उन्होंने अपनी डिमांड्स और एक्टिविटीज भी कंडक्ट की थी। ओके, नाउ इसमें ये बताया कि जो जैकोबन्स के जो मेंबर्स थे, ओके, वो किसके लिए ज्यादातर वर्क करते थे? जो लेस प्रॉस्परस सोसाइटी के जो लेस प्रॉस्परस मतलब सेक्शंस थे, जिसके पास ज्यादा मनी फाइनेंशियल या फिर जिनके पास ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं थी, तो ऐसे लोग वहां पे काफी इस जैकोबन ग्रुप के पार्ट हुआ करते थे। ओके, जिसमें मेनली इंक्लूड कौन थे? जो स्मॉल शॉपकीपर्स हैं वो शू मेकर्स, पॉटर्स, या फिर जो जो पेंटर्स वगैरह थे, सर्वेंट थे, डेली वेजेस थे, स्मॉल फार्मर्स थे, ये इस जैकोबन क्लब के मेंबर थे। ओके, नाउ इसमें इसके सबसे जो इम्पोर्टेंट लीडर थे, ओके, वो थे मैक्सिमिल रॉबेस्पर। ओके, ये जैकोबन जो क्लब था उसके हेड, उसको लीडर थे। ओके, और आगे चल के जो जैकोबन ग्रुप था, ओके, उन्होंने अपनी एक सेपरेट ड्रेस भी बना रखी थी, जिसमें ये जो पिक्चर्स में बताया गया है कि इसमें जो मेंस थे वो ऐसी लॉन्ग स्ट्रिप्स वाली लोअर्स या पैंट्स पहना करते थे। ओके, एंड साथ ही साथ दे वर ऑल्सो वियर अ रेड कैप ऑन हिज हेड, जो कि वुमेन्स नहीं पहनती थी। ओके, तो ये जो स्ट्रिप्स वाले ट्राउजर्स पहनते थे, ओके, तो ये स्ट्रिप्स वाले ट्राउजर्स इसलिए पहना करते थे ताकि वो अपनी पूरी कंट्री में एक सेपरेट दिखे। ओके, वो एक पीपल्स अलग से वो ग्रुप दिखे, दैट दे वर बिलोंग्स टू द जैकोबन्स ग्रुप, और उनके मोटिव्स ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि जितने ज्यादा लोग वो पहनेंगे और जितना ज्यादा वो ड्रेसेस को वियर किया करेंगे पीपल्स, ओके, अपनी नॉर्मल डेली लाइफ में भी, तो जितने लोग उसको देखेंगे तो दे वर ऑल्सो कम्स टू नो दैट what are the main objectives of their uniforms, एंड वो किस सोसाइटी से या किस क्लब से वो बिलोंग करते हैं। ओके, तो इसमें लॉन्ग स्ट्रिप्स ट्राउजर्स थे, सिमिलर एज, ओके, और ये जो स्ट्रिप्स ट्राउजर्स थे, इनकी जो डिजाइन थी कहीं ना कहीं रिच मैंस की तरह मिलती थी, जो रिच मैंस होते थे। बस इसमें एक डिफरेंस था, दैट इसमें जो नी बीचेस थे, ओके, जो नी बीचेस जैकोबन ग्रुप्स की ड्रेसेस में यूनिफॉर्म में नहीं था, और ये रिच पीपल्स की यूनिफॉर्म में हुआ करता था। ओके, देन इसके बाद इसमें बताया है इसके बाद इसमें यही बताया कि वो रेड कैप पहना करते थे, जो कि वहां पे लिबर्टी को शो करते थे, और जो वुमेन्स नहीं पहनती थी, दैट वर ओनली वियर बाय द मेंस, वो जो कैप थी। ओके, देन इसके बाद समर में 1792 में जो जैकोबन्स क्लब था, उन्होंने प्लान किया था दैट पर्शिया में जो फूड्स वगैरह हैं, हाई प्राइस हो रही जो फूड की, उसको कंट्रोल किया जाए, उसके लिए उन्होंने आगे जाके स्टेप लिया था। और 10 अगस्त की जो मॉर्निंग थी, उस टाइम उन्होंने स्टोन्स फेंक दिए थे पेरिस में। उन्होंने जो अपन इंसिडेंट पढ़ा था स्टार्टिंग में कि दैट एक पेरिस था, वहां पे पेरिस एक टाइप का वो जेल टाइप का था, जहां पे उन्होंने स्टोन्स वगैरह अटैक कर दिए थे, और वहां के जो वहां पे सैनिक थे उनको छुड़ा लिया था। वी हैव स्टडीड इन अ प्रीवियस वीडियोस अबाउट दिस। ओके,
तो ऐसा उन्होंने किया था। और साथ ही साथ वहां के जो राजा थे, वहां के राजा को भी कई घंटे तक उन्होंने हॉस्टेज या फिर बंदी बना के रखा था। ओके, और बाद में जो प्रिजनर्स की जो रॉयल फैमिली थी, जो राजा की जो फैमिली थी, रॉयल फैमिली को इम्प्रिजन कर जेल में डाल दिया था। और जेल में डालने के बाद उन्होंने वहां पे इलेक्शन हेल्ड करवाए थे। ओके, और इस इलेक्शन के अंदर में उन्होंने एक न्यू रूल बनाना स्टार्ट किया था, दैट अब जो भी मैन है हु हैज अटेन द एज ऑफ 21 ईयर्स, मतलब जो एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन का जो रोल था, दैट सिर्फ रिच मैन ही वोट दे सकते हैं, पुअर मैन को वोट देने का राइट नहीं है, तो ये यहाँ पे उसको हटा दिया था। ओके, मतलब सभी लोग जितने भी मेंस हैं who has belong to the age of 21 years, they have 21 years की जो मैन है वो अब वोट दे सकते हैं, रेदर दे बिलोंग्स टू द पुअर फैमिली और बिलोंग्स टू द रिच फैमिली। ओके, बट लेकिन यहाँ पे सिर्फ मेंस को राइट्स मिले थे वोट देने के, वुमेन्स को अभी भी राइट्स नहीं थे वोट देने के। ओके, नाउ जो इलेक्टेड असेंबली जो बनी थी, ओके, जो थर्ड स्टेट के एफर्ट्स के कारण जो एक न्यू असेंबली बनी थी, जो इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते थे, इलेक्टेड असेंबली, ओके, जो एक्टिव सिटीजन्स इलेक्ट करते थे उनसे एक इलेक्टेड असेंबली बनती थी। ओके, तो उस इलेक्टेड असेंबली का नेम भी चेंज कर दिया था। ओके, और वो फिर क्या कहलाने लगी थी, कॉन्वेंशन। ओके, जो इलेक्टेड असेंबली का न्यू नेम हो गया था कॉन्वेंशन। ओके, और सितंबर 1792 में मोनार्ची का टोटली अबॉलिश हो गया था और फ्रांस कंट्री एक रिपब्लिक कंट्री बन गई थी। ओके, मतलब वहां पे जो राजा महाराजा था वो पूरा टोटली अलग हो गया था। मतलब जो हेरिडिटल राइट्स मिलते थे, मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा, वो पूरा टोटली अलग हो गया था। ओके, और इसके कारण जो रिपब्लिक कंट्री फॉर्म होने के कारण वहां पे तो वहां पे रिपब्लिक के कंट्री बनने का मीनिंग क्या है कि जो वहां पे लीडर्स रहेंगे, कंट्री को जो भी रूल कर रहे हैं, दे विल इलेक्टेड बाय द पीपल्स। ओके, ना कि हेरिडिटल राइट्स के थ्रू। ओके, पीपल्स के थ्रू उन्हें उन लीडर्स को वो राइट्स मिलेंगे कि वो कंट्री को कंट्रोल कर पाए या फिर न्यू रूल्स बना पाए। ओके, ना इसी के चलते फिर जो लुई 16 है उनको अरेस्ट कर लिया गया था और सेंडेड टू द डेथ, उनको फिर जेल की मतलब मार दिया गया था साथ ही। और ये कब हुआ था, उन्हें फांसी की सेंटेंस टू द डेथ, मतलब उन्हें मार दिया गया था कोर्ट। ओके, ये हुआ था ऑन 21 जनवरी 1793। ओके, और इसके बाद उनकी जो क्वीन, उनकी जो रानी थी मैरी एंटोनी, उनके साथ भी सेम यही किया गया था। ओके, और ये ताकि आगे जाके कोई भी राजा बनने की कोशिश ना करे। ओके, तो ये था कि डेट कंट्री कि फ्रांस कैसे रिपब्लिक बनी, रिपब्लिक के बाद क्या चेंजेस। आप अब यहाँ पे देखेंगे दो जो रेन्स ऑफ टेरर। ओके, तो इसके अंडर में एक न्यू पीरियड आया था। ओके, ये सब जो हुआ था ऊपर अपन ने जो देखा रिपब्लिक बनने का, वो हुआ था 1792 था। ओके, और जो पीरियड था 1793 से लेके 94 तक, उसमें जो रेन्स ऑफ टेरर था वो काफी ज्यादा बड़ा था, ये कहलाता है। और इसमें क्या हुआ था, जो अपन ने देखा था कि जो जैकोबन के लीडर थे, ओके, हु वर द मेन लीडर ऑफ जैकोबन, रॉबेस्पियर। ओके, उन्होंने कई सारी ऐसी पॉलिसीज बनाई थी और कई कंट्रोल भी किया पॉलिसीज, क्यों फ्रांस को कंट्रोल करने कई पनिशमेंट्स अनाउंस किए थे। ओके, और उन्होंने उन सभी लोगों को एक ऐसा एनिमी की तरह डिक्लेयर कर दिया था जो उनकी बात को या फिर उनकी सजेशंस को सपोर्ट नहीं करते, या फिर जो पीपल्स उनके अगेंस्ट जाने की कोशिश करते हैं उनको एनिमी डिक्लेयर कर दिया था। कि मतलब उनको बहुत ही ज्यादा हार्श पनिशमेंट देते थे। क्यों? क्योंकि वो वर्क तो कर रहे थे पीपल्स के वेलफेयर के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो रूल करने का तरीका था वो एक डिक्टेटरशिप टाइप का था। मतलब अगर कोई उनकी बात नहीं मानता है तो वो उनको काफी ज्यादा हार्शली पनिशमेंट देंगे और मे बी उनको डेथ की पनिशमेंट भी सुना दे। ओके, तो उनके लिए स्पेशली वो कौन थे, जैसे नोबल्स, जो नोबल चीज या फिर क्लर्ज वगैरह कहलाते हैं, कई जो अपोजिट पॉलिटिकल पार्टीज थे वो, और कई बार ऐसे पीपल जो उनके ग्रुप के ही हैं। मतलब कई बार होता है कि अपने ग्रुप के मेंबर वर नॉट सपोर्टेड टू आवर डिसीजन। ओके, तो वो उन सभी के अगेंस्ट होते थे, तो जो उनके अगेंस्ट जाता था, ओके, तो वो उनको अरेस्ट कर देते, इम्प्रिजन या फिर उनको डेथ की पनिशमेंट सुना देंगे। ओके, तो गिल्टी अनाउंस करके, तो इससे क्या हो रहा था, कई सारे पीपल्स उनके अगेंस्ट जाने लगे। तो और उन्होंने एक नई टाइप की पनिशमेंट भी निकाली थी। ओके, और उस पनिशमेंट के अंदर क्या
होता था, जैसे एक प्यूपल को यहाँ पे लिटा दिया गया, ओके, इसके ऊपर उनकी वो नेक रख दी गर्दन, ओके, और एक नाइफ से बड़े से उससे उनकी गर्दन डायरेक्टली कट कर देते थे, ओके। तो ये एक पनिशमेंट थी, ओके। तो इस पनिशमेंट से जो मैंने बताया डेथ की पनिशमेंट, तो ऐसे देते थे, ओके। देन आफ्टर इस कई सारे प्यूपल्स ने, और उन्होंने एक और जो लीडर थे रॉबिस्पेरर, ओके, तो उन्होंने कई रॉबिस्पेरर गवर्नमेंट थी जो कई सारे उन्होंने एक लॉ प्लान किए थे और मैक्सिमम प्यूपल्स, और एक और बनाया था डेट जो वेजेस और प्राइजेस का रेट भी उन्होंने काफी ज्यादा बढ़ा दिया था, ओके। और एक और चीज का था जो मीट और ब्रेड है उनके प्राइसेस भी इक्वल लाने की कोशिश करी थी। जैसे अपन ने देखा था काफी ज्यादा फूड ब्रेड की प्राइस हाई हो रही थी, तो उसको भी कंट्रोल करके लाए थे वो, ओके। और उन्होंने एक और उसकी चीज फिक्स कर दी थी डेट फार्मर्स जो भी है पेशेंट्स है वो अपने ट्रांसपोर्ट यूज करके अपने जो ग्रेन्स है उनको सिटीज में लाके या फिर कहीं मार्केट में लाके बेचेंगे और इन अ फिक्स रेट, ओके, गवर्नमेंट को एक फिक्स रेट पे बेचेंगे, ओके। और इस चीज से जो जितने भी सिटीजन्स थे जो उनका ये तानाशाही टाइप का डिक्टेटरशिप टाइप की जो चल रही थी, दे वर वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ अ पुअर सेशन, ओके। थर्ड स्टेट जो था उनके वेलफेयर के लिए ही वर्क करते थे, लेकिन उनका वर्क करने का तरीका काफी डिक्टेटरशिप टाइप का था, ओके। और उन्होंने इक्वली ब्रेड के प्राइसेस डिस्ट्रीब्यूट कर दी, और जो ब्रेड जो भी बनेगी उसका जो लूफ बनेगा, लूफ मतलब जो पीसेस बनते थे ब्रेड के, वो पूरा होल एक ही बीट से बनेगा, मतलब उसमें कोई भी क्वालिटी डिफरेंस नहीं रहेगा कि हाई वेराइटी की ब्रेड है, ये लो वेराइटी की, ये नॉर्मल ब्रेड है, ऐसा उन्होंने सबको अलग कर दिया था। मतलब जो भी ब्रेड रहेगी, जो भी सेशन के कंट्री के जो भी सेक्शन खाएगा, वेदर इट वॉज अ रिच पीपल, वेदर इट वॉज अ पुअर पीपल, जो भी, दे वर ऑल ईट द सिमिलर क्वांटिटी ऑफ ब्रेड, ओके। ये उन्होंने किया था। देन आफ्टर, और इससे क्या हुआ था, एक न्यू रूल भी बना था, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ओके। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच आने से लोग अपने थॉट्स रखने लगे थे, और उस थॉट्स के कारण आगे कई अपने पीपल्स अपने आइडियाज और अपने थॉट्स को शो करने से वहां कंट्रीज में डिबेट्स वगैरह भी स्टार्ट हो गई थी। मतलब अपने पीपल्स व्यूज रखने लगे थे, जो उनके फेवर में होते थे वो भी, जो उनके अगेंस्ट में होते थे वो भी, सभी, ओके। और जो चर्च वगैरह थी वो पूरी शट डाउन, मतलब वो बंद हो गई थी, और जितने भी चर्चेज वगैरह थी वहां पे ऑफिसेज या गोडाउन्स वगैरह बनने लगे थे, ओके, वो उसमें कन्वर्ट हो गई थी। देन जो रॉबिस्टर्स थे, ओके, रॉबिस्टर्स ने काफी सारा सपोर्ट किया था पीपल्स को, और वो डिमांड करते थे कंट्री में न्यू मॉडिफिकेशन लाने का, मॉडरेशन लाने के लिए उन्होंने काफी ज्यादा डिमांड्स रखी थी, ओके। और फाइनली उनको भी जो पनिशमेंट दूसरों को देते थे वही से पनिशमेंट जुलाई 1794 में उनको भी मिल गई थी, और दे वर ऑल्सो, और नेक्स्ट डे वो अरेस्ट होके उन्हें भी मार दिया गया था, ओके। नेक्स्ट, और जो वो पनिशमेंट देते थे दैट इज कॉल्ड द गुलेटिन, ओके। और ये गुलेटिन नाम कैसे आया था, ये डॉक्टर गुलेटिन ने इन्वेंट किया था, एक वहां पे फिलोसोफर्स थे तो उनके नेम से ये नेम आया था, ओके। और ये रॉबिस्पर्स के सपोर्टर थे काफी ज्यादा, क्लियर, ओके। ना नेक्स्ट इसमें जो आया था डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस, इसमें क्या था, डेट अपन ने यहाँ पे अभी देखा कि जो जैकोबन ग्रुप के लीडर थे उनको भी पनिश कर दिया गया था गुलेटिन पनिशमेंट के अंडर में, ओके। तो जिससे क्या हुआ था, जो जैकोबा जो क्लब था वो धीरे धीरे फॉल होने लगा, ओके। और उसके का मतलब जब वो डाउन हुआ, इट मीन जो पुअर सेशंस के जो राइट्स के लिए बोला जा रहा था वो भी धीरे धीरे कम होने लगा। तो इस चीज का बेनिफिट मिडिल सेशन के जो मिडिल क्लास पीपल्स थे उनने काफी ज्यादा उठाया था, और इस चीज को उन्होंने ओवरटेक कर लिया था, ओके। मतलब गवर्नमेंट को अपने हैंड में लेना शुरू कर दिया था, और उससे उन्होंने एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किया था। और उस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस करने में वही था जो वोटिंग राइट्स उन्होंने कम करने लगे थे अगेन वो, ओके। एंड इट वाज प्रोवाइडेड, और उन्होंने इसमें
उन्होंने दो लेजिस्लेचर काउंसिल्स पास किए थे, मतलब जो इलेक्टेड लेजिस्लेचर बना दिए थे। जो पहले जो पूरा क्लब चलता था, इसका जो क्लब था वो पूरे क्लब एक ही के हैंड में था, जिससे वो अपनी पावर चल बनाते थे, अपनी खुद के डिसीजंस लेते थे, मतलब वो बिना किसी कंसल्ट के। लेकिन यहाँ पे उन्होंने उस जो एग्जीक्यूटिव्स बनाए थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंडर में, उस एग्जीक्यूटिव में 5 मेंबर्स रखे थे, ताकि पावर किसी एक के हैंड में ना हो, वन मैन एग्जीक्यूशन ना बने। ओके, जो कि जैकोबन क्लब में होता था, उस चीज को ड्रॉबैक को यहाँ पे 5 मेंबर्स बना के उसको खत्म करने की कोशिश की थी। लेकिन हमेशा इसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन जो डिसीजंस थे वो एक इनस्टेबल पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ही बनी रहती थी, क्योंकि जो पूरे 5 मेंबर्स है वो किसी एक पॉइंट पे नहीं आते थे। ओके, और तो इसके जितने ज्यादा यहाँ पे डिस्प्यूट्स हो रहे थे, तो इस डिस्प्यूट होने के कारण नेपोलियन का पावर, नेपोलियन एक मिलिट्रिकल एक आर्मी बन रही थी नेपोलियंस, उनकी पावर धीरे धीरे कंट्री में बढ़ने लगी थी, जिसका अपन आगे पोर्शन में इसके बारे में डिटेल में देखेंगे, नेपोलियंस के बारे में। ओके, ऑल्दो इसके बाद कई सारे चेंजेस आए थे, यहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, न्यू आइडियाज आए थे फ्रीडम की, इक्वालिटी के, लॉ के सामने सब इक्वल होना चाहिए, और कई सारे न्यू मॉडर्न आइडियाज भी पॉलिटिकल मूवमेंट्स के थ्रू फ्रांस में आए थे। और सिर्फ फ्रांस में ही नहीं, बल्कि ये आइडियाज इतने ज्यादा पावरफुल एंड इफेक्टिव थे कि यूरोप के बाकी के पोर्शन में भी उस टाइम पे ये काफी ज्यादा अफेक्ट किया था कंट्री में। नेक्स्ट देखेंगे, दैट डज वुमेन्स हैव अ रिवॉल्यूशन, दैट क्या वुमेन्स ने भी इन रिवॉल्यूशंस में पार्ट लिया था। सो वी कैन सी इन दिस पिक्चर दैट कई सारी वुमेन्स है जो कि काफी सारे वेपन्स वगैरह हाथ में लिए हैं, किसी को मारने के जो यूज होते हैं। ओके, और वन लेडी इज ऑल्सो ऑन अ हॉर्स। ओके, तो इससे ये समझ में आता कि वुमेन्स भी इस मूवमेंट में पार्ट लेती थी। जैसे पहले अभी देखा भी था दैट वुमेन्स ने भी अपने क्लब्स बनाए थे, और उन क्लब्स के अंदर में वो अपनी डिमांड्स भी रखती थी। तो यहीं पे यही बताया कि वुमेन्स बिगिनिंग से ही काफी ज्यादा एक्टिवली पार्ट करती थी इवेंट्स में, और कई सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस भी लेके आई फ्रांस की सोसाइटी में। ओके, और उन्होंने अपनी और कई सारे चेंजेस लाने के साथ साथ उन्होंने दे ऑल्सो होप्ड दैट, उन्होंने होप भी किया था दैट ये जो चेंजेस आ रहे हैं वो चेंजेस सिर्फ सोसाइटी लेवल पे ही नहीं बल्कि गवर्नमेंटल लेवल पे भी उन चेंजेस को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और वुमेन्स को भी कई सारे राइट्स दिए जाएंगे, ताकि वो भी मेंस की इक्वली कहीं ना कहीं उसको फुलफिल कर सके। जैसे कि बताया कि वुमेन्स जो थी वो वर्क करती थी कई सारी चीजों के लिए, जैसे शॉप्स वगैरह भी लगाने में, एम्प्लॉयज भी करने में, अपनी डोमेस्टिक वर्क भी करती थी। ओके, जो प्रॉस्पेरस फैमिलीज थी उनके यहाँ वर्क जाके करती थी। और उस टाइम क्या था, ज्यादातर जो वुमेन्स थी, ओके, दे वर इलिटरेट, दे डू नॉट गेट अ एजुकेशन एज वेल एज जॉब ट्रेनिंग। ना उन्हें एजुकेशन मिलती थी प्रॉपरली, और ना ही उन्हें प्रॉपर जॉब ट्रेनिंग मिलती थी। और सिर्फ जो रॉयल फैमिलीज की कुछ डॉटर्स थी बहुत ही कम रेशियो में, जिनको कई कॉन्वेंट्स वगैरह स्कूल्स में कुछ थोड़ा बहुत एजुकेशन दे दिया जाता था, और वो सिर्फ जो रिचर सेक्शंस थे, नोबल सेक्शंस थे, उन्हीं की वुमेन्स को ये मिलता था। ओके, लेकिन उनकी भी आगे जाके उनकी इच्छा हो या ना हो, लेकिन उनकी भी मैरिज कर दी जाती थी। और उन्हें मैरिज के बाद वापस वही हाउस होल्ड वर्क करना पड़ता था, पानी वगैरह निकालना, ब्रेड्स वगैरह की रो में लगना, अपने फैमिली मेंबर्स को देखना, चिल्ड्रंस की पूरी केयर करना, यही सब उन्हें भी करना पड़ता था, जो रिच सेक्शंस की वुमेन्स थी वो, या फिर पुअर सेक्शन सभी को। ओके, एंड और जो उनके वेजेस थे वुमेन्स के, वो काफी ज्यादा लो वेजेस थे एज कम्पेयर टू द मैन, उनको वेजेस भी काफी कम मिलता था। ओके, नाउ इन ऑर्डर टू डिस्कस द वॉइस, और इसी चीज को मतलब जो वुमेन्स की वॉइस या उनके इंटरेस्ट था, इसी चीज के लिए जो पॉलिटिकल ग्रुप्स बने थे, न्यूज़पेपर्स में इनके बारे में आने लगा था। अबाउट 60 वुमेन्स का एक क्लब बना था, जो कि फ्रांस की जो सिटीज थी उनमें डिफिकल्टीज को दूर करने की कोशिश करती थी। ओके, द सोसाइटी ऑफ अ रिवॉल्यूशन एंड द रिपब्लिकन वुमेन्स वॉज द मोस्ट फेमस फॉर देम। ओके, और इसमें सबसे ज्यादा फेमस कौन सा था, एक सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशन, एक क्लब, एंड सेकेंड क्लब इज रिपब्लिकन वुमेन। ओके, ये दोनों ग्रुप जो वुमेन्स की राइट्स के लिए थे, ये काफी ज्यादा
फेमस थी। ओके, एंड वन ऑफ देम डिमांड्स टू, और उसमें से एक ग्रुप था डेट वो डिमांड करते थे डेट जो वुमेन्स को भी पॉलिटिकल राइट्स मिले जैसे कि मेन को मिलते हैं। ओके, दे ऑल्सो मस्ट गेट द इक्वल राइट्स एज अ मैन गेट। ओके, एंड वुमेन्स वर डिसअपॉइंट बाय दैट, और वुमेन्स कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट थी क्योंकि जो 1791 में जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस कॉन्स्टिट्यूशन में वुमेन्स को कहीं ना कहीं पैसिव सिटीजन की तरह ही रखा गया था। ओके, तो उन्होंने डिमांड की थी दैट दे ऑल्सो गेट अ राइट टू वोट, उन्हें भी इलेक्शन जो असेंबली बन रही थी उस असेंबली में इलेक्ट करने का राइट मिले। ओके, दे कैन ऑल्सो होल्ड अ पॉलिटिकल ऑफिसेज। ओके, राइट्स के साथ उन्हें भी पॉलिटिकल डिसीजंस में इन्वॉल्व किया जाए। ओके, तो ये सब राइट्स के लिए उन्होंने एक न्यू टाइप की गवर्नमेंट रिप्रेजेंट करने की कोशिश की थी। ना अर्लियर स्टार्टिंग में क्या होता है, ये जो रिवॉल्यूशंस थे इंट्रोड्यूस द लॉज दैट हेल्प्ड इन इम्प्रूव द लाइफ ऑफ अ वुमेन्स। ओके, जो कि वुमेन्स की लाइफ के लिए इम्प्रूवमेंट के लिए ये रिवॉल्यूशन चले थे तो टुगेदर, और उन्होंने और तो इसके लिए क्या एक नया चेंजेस आया था दैट इनकी जो वुमेन्स के अफर्ट थे, इस अफर्ट के कारण एक चेंज बेनिफिट ये मिला था दैट वुमेन्स के लिए एजुकेशन, जितनी भी वुमेन्स है फ्रांस में उन सभी के लिए एजुकेशन और स्कूलिंग कंपलसरी कर दी थी। ओके, और साथ ही साथ ये भी कर दिया था डेट जो उनके फादर हैं वो फोर्सफुली उनकी शादी नहीं कर सकते उनकी इच्छा के बिना। ओके, मतलब जब तक गर्ल्स की वुमेन या गर्ल की जब तक विश नहीं होगी द फादर कैन नॉट गेट हिम हर मैरिड। ओके, देन द मैरिड वॉज मेड, और एक चीज और रख दी थी दैट जो भी वहां पे शादी की उस मैरिड को उन्होंने लीगली रजिस्टर्ड करना कंपलसरी कर दिया था। मतलब उस जो भी शादी को रजिस्टर्ड कराना सिविल लॉ के अंडर में कंपलसरी कर दिया था। ओके, मतलब जो मैरिज सर्टिफिकेट्स वगैरह तो वो कंपलसरी बनवाना कर दिया था, और साथ ही साथ जो डिवोर्स है उसको भी लीगल बना दिया था। मतलब मैन और वुमेन अपनी इच्छा से डिवोर्स दे सकते हैं। ओके, और इसके अंदर में एक और चेंजेस आया था जो वुमेन्स को जॉब के लिए ट्रेनिंग नहीं मिलती थी वो भी ट्रेनिंग उनको मिलने लगी थी, एंड दे ऑल्सो बिकम एज अ स्मॉल बिजनेसमैन। ओके, तो जो वुमेन्स का स्ट्रगल था वो बेसिकली जो पॉलिटिकल राइट्स में इक्वलिटी लाने का था, और ये राइट बहुत काफी टाइम तक चलता रहा था। और जो रेंज ऑफ टेरर देखा था उस टाइम से ही तभी से ये कंटिन्यू था, और वुमेन्स ने कई सारे इसके लिए क्लब्स भी बनाए थे, और उनके कई सारी एक्टिविटीज में बैन भी कर दिया गया था कई पीपल्स के थ्रू। ओके, और कई ऐसी वुमेन्स थी जो इन पे एक्टिवली पार्ट लेती थी, उनको अरेस्ट भी कर दिया गया था ये मूवमेंट्स चलाने के कारण। ओके, सो वुमेन्स मूवमेंट फॉर द वोटिंग राइट्स, इक्वल वेजेस के लिए था। ये कंटिन्यूसली 200 ईयर्स तक ये चीज चलती रही थी कंटिन्यू कंट्री में। ओके, मतलब उनको जो राइट्स मिले थे वो राइट्स एक या दो दिन में नहीं, इन्हें 200 ईयर्स तक स्ट्रगल करना पड़ा था इस चीज को पाने के लिए। ओके, देन इसमें आगे बताया है दैट the example of a political activities in a France women's during the revolution year, तो ये काफी ज्यादा इंस्पायरिंग मूवमेंट्स थे। ओके, ये जो रिवॉल्यूशन चल रहे थे, और फाइनली 1946 में वुमेन्स को राइट वोट देने का अधिकार मिल गया था। मतलब ये जो सारे मूवमेंट्स चल रहे थे ये मूवमेंट अप्रोक्सीमेटली 1793-94 से स्टार्ट हुए थे, और इनको फाइनली मिला कब था 1946 में उन्हें राइट टू वोट ये अधिकार उनको मिल गया था। मतलब अप्रोक्सीमेटली 150 के राउंड ऑफ इतना टाइम उनको लगा था ये राइट्स लेने के लिए। ओके, नेक्स्ट देखेंगे अबॉलिश ऑफ आ स्लेवरी। ओके, जो स्लेवरी मतलब जो गुलामी चल रही थी उसमें कैसे हुआ था। सो ऑन द वन ऑफ द मोस्ट रिवॉल्यूशन जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स चल रहे थे जैकोबन्स रिजीम के टाइम पे। ओके, रिजीम के थ्रू उसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्टर था डेट जो फ्रांस कॉलोनीज में स्लेवरी को अबॉलिश करना। ओके, अब ये फ्रांस कॉलोनीज होती क्या है, जैसे कि इंडिया की ब्रिटिश की कॉलोनी थी इंडिया। मतलब फ्रांस जिस कंट्री में रूल करना चाहता है, ओके, तो अगर वो 4 कंट्रीज में रूल कर रहा है तो इन 4 प्लेसेस पे
उनकी कॉलोनीज कहलाएगी। ओके, मतलब यहाँ पे भी फ्रांस की कॉलोनी, ये भी फ्रांस की कॉलोनी, ये भी फ्रांस की कॉलोनी, और इस कंट्री में भी फ्रांस की कॉलोनी, और फ्रांस की कॉलोनी सबसे ज्यादा इन कंट्रीज में थी। ओके, मतलब यहाँ पे इनकी सबसे इफेक्टिव पावरफुल कॉलोनीज कहलाती थी फ्रांस की। ओके, और यहाँ से उनको काफी ज्यादा सप्लाई मिलता था। एक सप्लाई के लिए बहुत ही ज्यादा कमर्शियल पर्पस की सप्लाई के सेंटर्स टाइप के थे, स्पेशली फॉर द टोबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफी। इस चीज का सप्लाई यहाँ से काफी ज्यादा होता था। जैसे कि ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स इंडिया से मेनली स्पाइसेस, इंडिगो, टोबैकोस, ओके, इन चीज को यहाँ पे ग्रो करा के वो अपनी कंट्रीज में सप्लाई करते थे। सेम फ्रांस कंट्री के लिए जो 4 कंट्रीज हैं, कैरिबियन, मार्टिनिक और ये सेंट डोमिनी, और ये जो कंट्रीज है, यहाँ से टोबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफी का काफी ज्यादा कलेक्शन इनसे होता था। ओके, जो कि अपनी वो मार्केट में सेल करके बहुत प्रॉफिट अर्न करते थे। ओके, और जिसके लिए उन्हें ये सब करने के लिए काफी ज्यादा लेबर्स की जरूरत पड़ती थी। और बट तो जो फ्रांस जो इकोनॉमिक्स थे वो कहीं ना कहीं इस चीज को, कई पीपल्स थे ऐसे जो कि इसको सपोर्ट नहीं करते थे। एंड वर्क इन ये काफी ज्यादा डिस्टेंट वर्क था, और अनफेमिलियर्स भी था। अनफेमिलियर लैंड पे जाना, वहां पे उनको लेबर्स को स्टोर कर दिया करते थे। ओके, क्यों? प्लांटेशन करने के लिए। ओके, सो दिस वाज मेड बाय द, और इस चीज के लिए ट्रायंगुलर टाइप का एक ट्रायंगुलर स्लेवरी ट्रेड बन गया था। मतलब जो स्लेव्स का ट्रेड होता था, ट्रेड मतलब क्या होता है? व्यापार, बेचना। मतलब यहाँ पे एक ट्रायंगुलर कंट्री, मतलब 3 कंट्रीज के बीच में पीपल्स को, स्लेव्स को बेचा जाता था। ओके, पीपल्स खरीदती, तो वो 3 कंट्री, ये ट्रायंगुलर जो बनता था वो 3 कंट्रीज थी, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका। ओके, जो 3 कॉन्टिनेंट्स थे, यहाँ पे यूरोप, इसके नीचे अफ्रीका और यहाँ पे अमेरिका। ओके, तो इन 3 कंट्रीज के बीच में काफी ज्यादा स्लेव ट्रेड चलता था। ओके, 17th सेंचुरी के ड्यूरेशन में जो फ्रांस मर्चेंट थे, ओके, वो मतलब शिप्स के थ्रू अफ्रीका से लेबर्स को लेके लाते थे, और अपनी कंट्रीज में जाके स्पेशली वहां पे जो चीफ ट्रेडर्स हैं उनको बेच दिया करते थे। और वो पीपल उनको प्लांटेशन के वर्क में, जो प्लांटेशन ओनर्स है उनको जाके वो बेच देंगे, और वो लोग फिर उनके साथ काम करवाते थे। ओके, और अफ्रीका, ये बेसिकली जो लेबर्स है वो ज्यादातर अफ्रीका से आते थे, और इनको कई बार 3 महीने तक लॉन्ग शिप्स में ट्रेवल करना पड़ता था, एंटार्क्टिका से कैरिबियन तक आने में। ओके, 3 महीने तक वो कंटिन्यू शिप से करते थे, और दे डो नॉट, जो स्लेव्स थे उन्हें नहीं पता रहता था कि वो मे बी अपनी फैमिली के पास या अपनी वापस कंट्री में जा पाएंगे या कब जाएंगे। ओके, तो स्लेव्स का एक्सप्लॉयटेशन काफी ज्यादा होने लगा था, लेबर एक्सप्लॉयटेशन काफी ज्यादा होने लगा था, ताकि, और ये क्यों हो रहा था? ताकि जो वहां के बिजनेसमैन है यूरोप के, ओके, वो अपनी जो क्रॉप्स को ग्रो करना था, जो टोबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफी, इनकी डिमांड को कंप्लीट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा ग्रो करवा सके, मार्केट में इनकी अपनी सेलिंग बढ़ा सके। ओके, तो इसी चीज के अंदर के जो बॉटेक्स और नैंटा जो सिटीज थी वो काफी ज्यादा प्रॉस्परस होने लगी थी, इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने लगा था, क्योंकि ये पोर्ट सिटीज थी, और पोर्टर्स मतलब जो समुद्र के पास सिटीज होने के कारण इनको बेनिफिट एक ये मिल रहा था कि जितने भी स्लेव्स आते थे वो इन्हीं कंट्रीज के, इन्हीं पोर्ट सिटीज के थ्रू आते थे, तो जिससे इनका ट्रेड, जो स्लेव ट्रेड है वो बहुत ही ज्यादा फ्लोरिश हो रहा था, और उनकी इन सिटीज की इकोनॉमी डे बाई डे बढ़ती जा रही थी। तो 18th सेंचुरी के टाइम पे कई बहुत ही कम पीपल्स थे जिसको क्रिटिसाइज या फिर उस पे कोई अपने विरोध थे। ज्यादातर पीपल्स इसके सपोर्ट में ही थे, क्योंकि रिच पीपल्स को इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल रहा था। लेकिन जो नेशनल असेंबली थी उसने कई लॉन्ग टाइम तक इसके अगेंस्ट डिबेट भी किया था कि जो राइट्स ऑफ मैन है, मतलब उन पे इतनी ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन ना किया जाए, और कॉलोनीज को अबॉलिश करने की कोशिश की गई थी। लेकिन ये लॉ पास नहीं हो पाया था, क्योंकि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है उनको काफी ज्यादा इनकम या फिर बेनिफिट मिलता था। इस पे इनकम के लिए वो बहुत ज्यादा इन स्लेव ट्रेड पे डिपेंडेंट थे। ओके, लेकिन फाइनली जो इलेक्टेड असेंबली बनी थी, जिसका बाद में जाके नेम चेंज कर दिया गया था, कॉन्वेंशन, उसने 1794 में एक फ्री एक डिक्लेयर कर दिया था, जितने भी लेबर्स है नाउ दे आर फ्री फॉर डू वर्क, मतलब अब वो स्लेव नहीं रहेंगे। ओके, वो लेबर्स, और अगर वो जाना चाहे तो दे कैन
गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड वेयर दे वांट। ओके, तो लेकिन ये जो चीज थी वो बहुत शॉर्ट टाइम तक ही चल पाई थी। कुछ टाइम बाद इसको ये जो डिसीजन था 10 इयर्स के अंदर में ही ये डिसीजन अलग कर दिया गया था। जो नेपोलियन आए थे, ओके, और नेपोलियन ने वापस से स्लेवरी सिस्टम, स्लेव ट्रेड को अगेन इंट्रोड्यूस कर दिया था और जो प्लांटेशन ओनर्स थे उनको फिर से बेचना शुरू कर दिया था ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके। और जो नेपाल, जो अफ्रीकन, जो ये स्लेव के अंदर में लेबर्स आते थे वो ज्यादातर अफ्रीकन ही होते थे। अफ्रीका से ही इन लेबर्स को, स्लेव्स को मंगाया जाता था। ओके, और उनको एक बहुत ही ज्यादा नेगेटिव वर्ड से बुलाया जाता था, डेट इज कॉल्ड द निगोर्स। ओके, निगोर्स एक टाइप से जो अफ्रीकन स्लेव थे उनके लिए गाली टाइप थी एक निगोर्स वर्ड। ओके, मतलब बहुत ही छोटे तरीके से उनको किया जाता। और ये फाइनली जो कॉलोनीज थी, फ्रांस कॉलोनी, वो 1848 में अबॉलिश कर दी गई थी। और फ्रांस कॉलोनी अबॉलिश होने के कारण जो स्लेवरी सिस्टम था वो भी अबॉलिश हो गया था। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज द रिवॉल्यूशन एंड द अर्ली एवरीडे लाइफ। ओके, तो अब देखेंगे रिवॉल्यूशन से क्या हुआ था। तो इसमें एक क्वेश्चन बताया गया कि जो पॉलिटिकल चेंजेस है, क्या पॉलिटिकल चेंजेस जैसे कि वियर, क्लोथ वियर, क्या इनके कारण उनकी क्लोथ के वियर करने का तरीका, लैंग्वेजेस, स्पीक, बुक्स रीड करने का, क्या इससे अपनी नॉर्मल लाइफ में कुछ अफेक्ट होगा या फिर क्या ये अपनी नॉर्मल पीपल की लाइफ में कुछ चेंज ला सकते हैं। तो इसमें बताया कि द ईयर फॉलोइंग जो 1789 से जो रिवॉल्यूशंस काफी ज्यादा चल रही थी और 200, जैसे अपन ने देखा कई सारे चेंजेस 200 और कई को 150 ईयर्स और ऐसे ईयर्स लगे थे वो चेंजेस लाने में। तो इन सब से जो मैन, वुमेन, चिल्ड्रंस की लाइफ थी वो बहुत ही ज्यादा चेंज हो गई थी इन रिवॉल्यूशंस के कारण। ओके, और कई सारे नए रूल्स बने थे, कई न्यू आइडियाज, नए थॉट्स फ्रांस कंट्री में इंट्रोड्यूस होने लगे थे और उनका अमेंडमेंट भी होने लगा था, जैसे लिबरलाइजेशन का, इक्वलिटी की। ओके, ये सब एवरी डे और डेली लाइफ में प्रैक्टिस होने लगा था। ओके, सो और इसमें वन इम्पोर्टेंट लॉ डेट बिकम द इफेक्टिव सून आफ्टर द, जो बेस्टिल में जो स्टोन फेंका गया था, मतलब जो वहां पे पत्थर वगैरह फेंके गए थे, उस जो बेस्टिल का जो वो था महल, उसको अपने अंदर में लाने की कोशिश की गई थी। जो थर्ड स्टेट के पीपल्स थे, जब वो नया लॉ पास हो रहा था टैक्सेशन के लिए, उस टाइम जो विरोध हो गए थे उसके। ओके, तो उसने इस चीज को अबॉलिश किया था, ओल्ड रिजीम को। ओके, और इसमें उन्होंने मतलब एक वहां पे सिस्टम चलता था सेंसरशिप, ओके, और उस सिस्टम को उन्होंने अबॉलिश किया। तो ये सेंसरशिप बेसिकली होता क्या है, इसमें कहते हैं जितनी भी टीवी चैनल्स या फिर जो न्यूज़पेपर्स होते थे, न्यूज़पेपर्स, उन्हें क्या प्रिंट करना है या फिर क्या दिखाना है या क्या पीपल्स के सामने लेके आना, उस चीज को पहले वहां के राजा का अप्रूवल होना जरूरी। अगर राजा अप्रूव नहीं करेंगे तो वो चीज अपने न्यूज़पेपर या न्यूज चैनल्स में नहीं दिखा सकते। जो सेंसरशिप था, इस चीज को 1798 में अबॉलिश किया गया था, जिसके अंदर से मेंस और जो वुमेन्स के राइट्स हैं उसको पीपल्स के थ्रू दिखाने लगे थे, स्पीचेस होने लगी थी। ओके, और जो उनका अधिकार है, जो उनको राइट टू स्पीच या राइट टू जो एक्सप्रेस का मिला था, वो उन्हें पीपल्स को मिलने लगा था, जिसके थ्रू न्यूज़पेपर, पैम्पलेट्स, बुक्स, पेंटिंग्स, ओके, ये सब काफी ज्यादा फ्रांस की टाउन्स में फैलने लगे थे। और इसके अलावा पीपल्स जिससे वहां पे कई जो उसका डिस्कशंस वगैरह या फिर जो डिस्क्रिप्शंस होने लगी थी इवेंट्स में, चेंजेस जो आते थे वहां पे फ्रांस के हर पीपल्स को पता रहता था, उससे काफी इंस्पिरेशंस भी फैल रही थी। और मतलब प्रिंट फील्ड था उसको फ्रीडम मिल चुका था। ओके, और पीपल्स अपने व्यूज भी बताने लगे थे, अपने जो आइडियाज है उसको एक्सप्रेस करने का उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलने लगी थी। ओके, कई सारे जैसे और उसके लिए कई सारे मीडियम्स भी, न्यूज़पेपर और टीवी के अलावा कई मीडियम्स भी अडॉप्ट करने लगे, जैसे पेंटिंग्स के थ्रू प्लेज वगैरह होने लगे थे, सॉन्ग्स होने लगे थे, फेस्टिव प्रॉस्पर्स, मतलब अलग अलग तरीके से पीपल्स उसमें अब अपने आइडियाज, अपने व्यूज, अपने चीजों को एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर दिया था। ओके, और इन्हीं सब के कारण लिबरलाइजेशन, जस्टिस, इक्वलिटी, ऐसे कई टाइप की चीजें पीपल्स के सामने आई थी और साथ ही साथ उन्हें कई बेनिफिट्स भी मिलते थे। लेकिन इसका एक नुकसान कहीं ना कहीं होता था कि ये जो इतना सारा जो
मतलब न्यूज़पेपर्स वगैरह में आ रहा है, वो कहीं ना कहीं एजुकेटेड पीपल्स ही बस वो ही बस ज्यादातर नॉलेज ले पाते थे, क्योंकि एजुकेशन उस टाइम इतना ज्यादा स्प्रेड नहीं हुआ था कॉमन फील्ड में। जैसे अभी देखा था वुमेन्स को राइट्स नहीं थे एजुकेशन के, ओके, तो ये सब चीज हो रही थी। ओके, नाउ वी कम टू द कंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर। तो इसमें बताया है कि ना 1804 में जो नेपोलियन थे वो उन्होंने अपने आप को एम्पायर घोषित कर दिया था फ्रांस का, ओके, क्योंकि उन्होंने आसपास की जो फ्रांस के आसपास की कई सारी यूरोपियन कंट्रीज थी उनको अपने अंडर में ले लिया था, ओके, और कई सारी जो डायनेस्टी थी उसको भी डाउन कर दिया था उन्होंने, उसको भी हरा दिया था और अपना एक नया एक किंगडम बनाना शुरू कर दिया, तो एक नया किंगडम क्रिएट किया था, ओके, एंड प्लेस द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, ओके। तो नेपोलियन ने जो रोल नेपोलियन में उन्होंने शो हिज रोल, उन्होंने जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज में एक नया मॉडिफिकेशन लाने की, मॉडिस्ट लाने की कोशिश की थी, ओके। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस मैनी लॉज टू प्रोटेक्ट, कई लॉज लाए थे वो जो अपनी प्रॉपर्टी रहती, प्राइवेट प्रॉपर्टीज, उसको प्रोटेस्ट करने के लिए एक और नया बहुत अच्छा चेंज लाए थे वो इंडिया में, एक नया, सॉरी नॉट इन इंडिया, इन फ्रांस, दैट उन्होंने यूनिफॉर्म सिस्टम बनाया था, वेट और मेजरमेंट का यूनिफॉर्म सिस्टम, मतलब एक सिमिलर सिस्टम बना दिया था। मतलब अगर एक फ्रांस की या फिर यूरोप की एक कंट्री में 1 kg, मतलब जैसे $1 डजन मीन्स 12, तो सिर्फ वो एक ही प्लेस पे नहीं बल्कि हर प्लेस पे 1 डजन मीन्स 12 ही काउंट होते थे। उसके पहले तक ये एक फिक्स मीडियम नहीं था, 1 kg या 10 kg या फिर कोई भी मेजरमेंट का एक फिक्स वैल्यू नहीं चलती थी, यहाँ से उन्होंने उसकी क्वांटिटी फिक्स कर दी थी, ओके, और डेसिमल सिस्टम के थ्रू ये इंट्रोड्यूस किया था। और नेपोलियन ने लिबरलाइजेशंस भी लेके आए थे, पीपल्स के लिए कई फ्रीडम्स भी लाए थे, ओके। तो स्टार्टिंग में तो ऐसा लगता था कि ये जो नेपोलिस्ट आर्मी है वो पीपल्स के बेनिफिट के लिए ही उन्होंने अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दिया, लेकिन वो धीरे धीरे करके बाद में अपनी पावर को काफी ज्यादा बढ़ाने लगे थे, ओके, और एक डिक्टेटरशिप टाइप का, मतलब पीपल्स को दबाने लगे थे, जो कि जैकोबन्स के थ्रू हो रहा था टाइम, वही सेम चीज यहाँ पे भी रिपीट वो करने लगे थे, सो लेकिन इन सब के बाद फाइनली जो वाटरलू था 1815 में उनको डिफीट कर दिया गया था और उनकी पावर भी फिर छीन ली गई थी, ओके। लेकिन उनकी पावर छीनने के बाद भी कई सारे उनके ऐसे वर्क थे जो कि वहां के आसपास की पीपल ने बहुत लॉन्ग टाइम तक उसको अडॉप्ट किया था, और नॉट ओनली दैट टाइम बल्कि अभी तक उनके कई तरीके को अडॉप्ट किया जाता है, ओके, उनके जाने के बाद भी, ओके। जैसे आइडिया ऑफ लिबरलाइजेशन, लिबर्टी का आइडिया लेके आए थे वो, और साथ ही साथ डेमोक्रेटिक राइट्स, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लेगेसीज है। लेगेसीज मतलब ऐसी चीज जो किसी पीपल के जाने के बाद भी अपन उनकी कुछ क्वालिटीज या कुछ ऐसे आइडियाज, लेसन्स होते जिनका अपन नहीं छोड़ते, ओके। तो जो नेपोलियन थे उनके थ्रू ये आइडियाज दिए गए थे, ओके। और फ्रांस में, एंड दिस स्प्रेड फ्रॉम द फ्रांस टू द यूरोपियन कंट्रीज ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, और ये सब 19th सेंचुरी के टाइम पे सिर्फ फ्रांस में ही नहीं बल्कि अदर यूरोपियन कंट्रीज में ही फैली थी। साथ ही साथ उनमें से एक था फेडरल सिस्टम, ओके, जो जमींदारी सिस्टम्स वगैरह चलते थे वो भी इनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट था, ओके। ये भी यहाँ के थ्रू अबॉलिश हो गया था। साथ ही साथ कॉलोनीज जो थी वो भी अबॉलिश कर दी गई थी, सारे नेशंस को सोवेनिट नेशंस में डिक्लेयर कर, मतलब दे ऑल आर फ्री टू रूल, ओके, वो सभी फ्री है कंट्रीज में, उनके ऊपर अब किसी कंट्री का रूल नहीं है, ओके, मतलब टोटल फ्रीडम लाने की इस मूवमेंट के बाद, इन सब मूवमेंट के बाद कई सारे यूरोपियन कंट्रीज को फ्रीडम मिल गई थी, ओके। और इनके जो आइडियाज थे, ये रिवॉल्यूशंस, जो फ्रांस में रिवॉल्यूशंस चला था, और इन रिवॉल्यूशंस के कारण जो चेंजेस आए थे फ्रांस कंट्री में, उन चेंजेस से टीपू सुल्तान, राम मोहन रॉय, ये काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे और इन आइडियाज को बहुत ही ज्यादा वो मानते थे। और इन टीपू सुल्तान और राम मोहन रॉय ने इनमें से कई आइडियाज अपनी कंट्री इंडिया में भी लाने की कोशिश की थी, ओके। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर, so thank you.